दोस्तों, क्या आपको पता है कि ममता बनर्जी एक बार समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता का संसद भवन में कॉलर पकड़ती हैं और उन्हें खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाती हैं? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि एक बार ममता बनर्जी बिहार के एक बहुत बड़े नेता रामविलास पासवान के ऊपर संसद भवन में शॉल उठाकर फेंक देती हैं? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि ममता बनर्जी का दो जन्मदिन है जिसे वो मनाती भी हैं और बताती भी हैं, लेकिन फिर भी उस पर कोई विवाद नहीं होता है। प्रधानमंत्री तक उस जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री नहीं थी तो राइटर्स बिल्डिंग में वो प्रदर्शन कर रही थी और उस समय तब के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी का बाल पकड़वाकर बाहर उन्हें कराया था और वहीं पर ममता बनर्जी ने कसम खाई थी कि मैं इस बिल्डिंग में एक दिन मुख्यमंत्री बनकर आऊंगी, और एक दिन वो सच होता है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन जाती हैं और उसी बिल्डिंग में जाकर शपथ लेती हैं। अगर ये कहानियां आपको नहीं पता है तो देश की इतनी स्ट्रांग महिला को आप नहीं जानते। आज मैं ममता बनर्जी की बायोग्राफी लेकर आया हूं। चुनाव बंगाल में बहुत नजदीक है, इसलिए जेनजीज जो हैं वो ममता बनर्जी के बारे में खूब जानना चाह रहे हैं। उन्हीं जेनजीज के लिए मैं ममता बनर्जी की ये बायोग्राफी लाया हूं, जिसमें मैं भारत की सबसे गरीब स्ट्रांग लेडी की बायोग्राफी बताऊंगा भी और आपको समझाऊंगा भी कि कब क्या हुआ। साधारण सी सूती साड़ी और साधारण सा 100 रुपए वाला चप्पल पहनने वाली ममता बनर्जी की शुरुआत कहां से होती है? ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता पश्चिम बंगाल के एक ब्राह्मण मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो प्रेमलेश बनर्जी था। इनकी माता का नाम गायत्री बनर्जी था। पिताजी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सरकारी नौकरी में भी थे। इनकी कम उम्र में इनके पिता का निधन हो गया था। लगभग उस समय 42 साल इनके पिता की उम्र थी और इस कम उम्र में निधन होने के बाद सारा दारोमदार परिवार का ममता बनर्जी और उनकी माता पर आ गया था। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे दारोमदारी से उसको निभाया और अपने पूरे परिवार का ठीक से लालन पोषण किया और अपनी पढ़ाई भी बेहद अच्छे ढंग से की। ममता बनर्जी की पढ़ाई इतनी शानदार है क्योंकि उनकी शिक्षा की चर्चा आज भी होती है, क्योंकि वो देश की सबसे पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि शुरुआती शिक्षा जो है वो कोलकाता के स्थानीय स्कूलों से हुई। उसके बाद से उन्होंने जोग माया देवी कॉलेज से इतिहास में बीए किया, कोलकाता विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में उसके बाद एमए किया, उसके बाद से श्री शिक्षा तयन बीएड कॉलेज से बीएड किया, उसके बाद से उन्होंने जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। इतनी डिग्रियां लेने के बाद विदेश की भी कई डिग्रियां ममता बनर्जी के पास है। आज भी उन्हें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है। समझिए ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी की जो राजनीतिक शुरुआत है वो 1970-71 के आसपास हुई। उस समय ममता बनर्जी की उम्र 15-16 साल रही होगी और ममता बनर्जी सीधे यूथ विंग के कांग्रेस में आ गई। कांग्रेस की विचारधारा कोलकाता से लेकर बंगाल तक और बंगाल से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक वो लोगों पर छिड़कने लगी, न्यौछावर करने लगी और कांग्रेस को मजबूत करने लगी। कॉलेज के ही दिनों में ये कई आंदोलन से जुड़ गई, जिसके बाद से इनकी सीधी नजर राजीव गांधी से लेकर देश के तमाम बड़े नेताओं पर पड़ी। पहली बार ममता बनर्जी को इतना एक्सपीरियंस के बाद 29 वर्ष की उम्र में उन्हें लोकसभा का टिकट मिला। जादवपुर जो उस समय की काफी मजबूत सीट थी, वहां से ममता बनर्जी ने जीत दर्ज करी और पहली बार 29 साल की उम्र में अपने दम पर लोकसभा में पहुंची। ममता बनर्जी 7 बार सांसद, 4 बार केंद्रीय मंत्री, 2 बार रेल मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री और 3 बार विधायक अब तक रह चुकी हैं। और इस बार का अगर चुनाव जीत गई तो 4 बार विधायक और 4 बार मुख्यमंत्री बन जाएंगी। कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद हो गया। पहले ये कांग्रेस का झंडा ढोती थी, कांग्रेस के साथ कांग्रेस ने इन्हें सांसद बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन राजीव गांधी के चले जाने के बाद कांग्रेस से इनका मतभेद होने लगा। मतभेद ऐसा हुआ कि इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। पार्टी का नाम रखा तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, और इसकी स्थापना हुई 1998 में, 1 जनवरी 1998 में। इसके बाद से ममता बनर्जी ने सीधे बंगाल की ही राजनीति का रुख लिया और टीएमसी का प्रचार प्रसार बंगाल में ही करने लगा।
तमाम राजनीतिक आंदोलन, तमाम उठापटक, उस समय लेफ्ट का गढ़ था बंगाल। लेकिन ममता बनर्जी ने इतनी मेहनत की, शुरुआत में उनका कोई सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस की तरफ से तो मिलता ही नहीं था सपोर्ट। लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी स्थिति पर पहुंची कि 2011 के विधानसभा चुनाव में 34 साल पुराना वाम मोर्चा का, लेफ्ट का किला उन्होंने ध्वस्त कर दिया। कहा जाता था कि लेफ्ट जो है वो जाएगा ही नहीं बंगाल से, लेकिन ममता बनर्जी ने उस किले में सेंध मारी, उसे ध्वस्त कर दिया और वो मुख्यमंत्री बनी। और इसके बाद 2016, 2021 में वो मुख्यमंत्री बनकर आई। अब तक 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और इस साल फिर से बंगाल में चुनाव है। इसलिए जेनजीज जो है वो बंगाल की इस स्ट्रांग लेडी, आयरन लेडी और दीदी को जानना चाहते हैं। अब ममता बनर्जी की कहानियों की तरफ चलते हैं। वो कहानी जो ऐसी कहानी जो आपको इंस्पायर भी करेगी और आपको इतिहास और अतीत में ले भी जाएगी। दोस्तों, ये घटना है 1997 की। संसद भवन में रामविलास पासवान भी मौजूद थे और ममता बनर्जी भी मौजूद थी। रामविलास पासवान उस समय केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे और उस समय ममता बनर्जी रेलवे से जुड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे संसद भवन में उठा रही थी। दोनों नेताओं में तीखी बहस होती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि ममता बनर्जी अपना शॉल उठाकर सीधे रामविलास पासवान के ऊपर उठाकर फेंक देती हैं। उसके बाद संसद भवन में हंगामा मच जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये ममता बनर्जी का उग्र रूप है, ममता बनर्जी गुस्से वाली है, नकचड़ी है, तमाम चीजें तमाम लोगों के समर्थक कहने लगते हैं। अखबार और मीडिया उस समय की इस चीज को ऐसे दिखाती है कि देश में सिर्फ यही एक मुद्दा है, ममता बनाम रामविलास पासवान का ये मुद्दा उस समय की सुर्खियां बनता है और अखबार में खूब छपता है। अगर ये कहानी आपको पता थी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहानी नंबर 2 जो हर आदमी को इंस्पायर करती है और ममता बनर्जी और कसम खाने पर जो बातें आपको सीखनी चाहिए, जैसे प्रण लेते हैं ना, ममता बनर्जी ने भी यही प्रण लिया था। कैसा प्रण लिया था और उस प्रण को साबित कर दिया। प्रण भी इतना कठिन, मुख्यमंत्री बनने का, और बन गई। क्या था पूरा मामला मैं बता रहा हूं। 1993 की बात है, मुख्यमंत्री बनने की कसम खाई थी ममता बनर्जी। 1993 में करियर की उनकी शुरुआत थी, लेकिन उस समय वो सांसद थी। ज्योति बसु उस समय वामपंथी सरकार के मुख्यमंत्री थे जो राइटर्स बिल्डिंग में बैठते थे। इस दौरान फुलिया गांव में, वहां पर एक गांव है फुलिया, वहां पे एक दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है। जब यह घटना ममता बनर्जी के सामने आती है तो ममता बनर्जी इससे बहुत आहत होती हैं और न्याय दिलाने के लिए वो सीधे राइटर्स बिल्डिंग में पहुंच जाती हैं, जहां पर ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहते हैं। और राइटर्स बिल्डिंग में जब वो पहुंच जाती हैं तो वहां पर वो धरने पर बैठ जाती हैं। उनके साथ उनके बहुत सारे समर्थक भी रहते हैं। पूरा हंगामा मचता है, देश की मीडिया वहां पर रहती है, लेकिन वहां पर उन्हें खूब मनाया जाता है कि आप चले जाइए, यहां से चले जाइए, हम इस मुद्दे को देख रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी उस लड़की के हक की आवाज में वहां बैठी रहती हैं और वो कहती हैं कि मैं सीधे मुख्यमंत्री से बात करूंगी और इस मामले में सीधे मुख्यमंत्री दखल दें। और ममता बनर्जी ये आरोप लगाती हैं कि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पार्टी का है जो इस लड़की के साथ गलत किया है और अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और मुख्यमंत्री सीधे एंट्री नहीं लेंगे तो मैं यहीं पर धरने पर बैठी रहूंगी। उस अधिकारी मनाते हैं, लेकिन जब ज्योति बसु उस समय के मुख्यमंत्री के आने का समय होता है तब अधिकारी उन्हें वहां से बाहर उठाकर फेंक देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह आदेश ज्योति बसु के तरफ से आया था और वहां से उन्हें बाहर उठाकर फेंक दिया जाता है और बहुत बेइज्जती की जाती है। बाल पकड़ के खींचा जाता है, साड़ी उनकी फट जाती है और उस समय वो इतनी आहत होती है इस चीज से कि वहीं पर वो कसम खाती हैं कि इस बिल्डिंग में मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी और आऊंगी तो मुख्यमंत्री बन के भी आऊंगी। और ऐसा होता भी है। वो वक्त आता है और वो घटना आती है। वो घटना होती है 20 मई 2011 की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ लेती हैं और इसी राइटर्स बिल्डिंग में मुख्यमंत्री बन के चली आती हैं। अब समझिए कि एक महिला 18 साल पहले ये कहती है कि मैं जो है कि यहां पर इसलिए आई हूं न्याय दिलाने के लिए और यहां से न्याय नहीं मिला तो मैं यहां पर तभी आऊंगी जब मैं यहां से न्याय कर सकूं। सोचिए क्या कहानी है। और ममता बनर्जी इसीलिए आयरन लेडी, स्ट्रांग लेडी और दीदी इसीलिए शायद कहते हैं। बंगाल में दीदी का मतलब उसी को कहा जाता है जो महिला आपके सारे काम कर दे, उसी को दीदी कहते हैं। कहानी नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहानी नंबर 3, जयप्रकाश नारायण की बोनट पे चढ़कर ममता बनर्जी झंडा लहरा रही थी
और उस समय की बात है, कह रही थी कि अगर ये मांग नहीं मानी गई ना तो मैं फांसी लगा लूंगी यहीं पे। सोचिए क्या उग्र रही होंगी ममता बनर्जी। और ये बात है 1975 की। 1975 में आपातकाल लगा हुआ था। जेपी उस समय संपूर्ण क्रांति का आंदोलन कर रहे थे। पूरे देश के लोग जेपी आंदोलन से प्रभावित थे, लेकिन ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस में थी, तो कांग्रेस के प्रति वफादार थी। सोचिए कितनी वफादार थी वो कांग्रेस के प्रति कि जब पूरा देश इमरजेंसी का विरोध कर रहा था तो उस समय वो इमरजेंसी के पक्ष में थी और वो जेपी का विरोध कर रही थी। अब जेपी जब बंगाल पहुंचते हैं तो कांग्रेस की युवा विंग से थी उस समय ममता बनर्जी, सीधे जेपी के आंदोलन में घुस जाती हैं। जेपी के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ रहती है, लेकिन ममता अपने कुछ समर्थकों के साथ, सिर्फ कुछ समर्थकों के साथ जेपी के आगे, गाड़ी के आगे लेट जाती हैं। जेपी के भीड़ नहीं मानती है। पुलिस के बाद उनकी सफेद रंग की एम्बेसडर पर चढ़कर और झंडा लहराती हैं और फांसी की बात करने लगती हैं। सोचिए कितना उग्र समय रहा होगा वो। और कहा जाता है कि इसी घटना के बाद ममता बनर्जी पूरी देश के सुर्खियों में आ जाती हैं। अखबार की बड़ी बड़ी फोटो और ममता बनर्जी एक कार की बोनट पे झंडा लेकर खड़ी हुई। और ये जो खबर है वो कांग्रेस के बड़े आला कमान नेताओं तक भी पहुंचती है कि बंगाल में एक लड़की ने जयप्रकाश नारायण के गाड़ी के बोनट पे खड़े होकर प्रदर्शन किया। सोचिए 75 में ये स्थिति कैसी होगी। अभी 50 साल पहले की बात कर रहा हूं आपसे, 51 साल पहले की बात, कि एक लड़की, जब मतलब लड़कियों को उतनी फ्रीडम नहीं हुआ करती थी, उस समय एक लड़की एक इतने बड़े आंदोलन का क्या विरोध कर रही थी, जिस आंदोलन के पक्ष में पूरा देश था। और उस समय ममता बनर्जी गाड़ी के बोनट पर खड़ी थी। कहानी नंबर 4 पर आते हैं। ये कहानी और इंटरेस्टेड है। ये कहानी है सपा नेता की, जिसकी मैंने शुरुआत में जिक्र की थी। एक सपा नेता का कॉलर पकड़ी थी ममता बनर्जी और वेल के दूसरे तरफ ले गई थी। क्या था पूरा मामला बता रहा हूं। ये मुद्दा था महिला आरक्षण विधेयक का। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा विधानसभा में पारित होना था, जिसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात कही गई थी। यह विधेयक 1996 में पेश हुआ था, लेकिन विरोध के कारण पास नहीं हो पाया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इसे फिर से लोकसभा में पेश किया। अब ममता बनर्जी को मौका था इस बिल को पास करवाने का। समाजवादी पार्टी के नेता और आरजेडी के नेता इस बिल के खिलाफ थे। उनका तर्क था कि इससे ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक पुरुषों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो कम मिलेगा। उसमें मुलायम सिंह यादव भी थे और रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे। ये नेता इसे असंवैधानिक और गैरकानूनी मानते थे। मतलब मुलायम सिंह पक्ष में नहीं थे और ये इसे असंवैधानिक मानते थे। कहते थे ये महिला आरक्षण बिल जो है वो आना ही नहीं चाहिए। आज महिलाओं की बात करती है डिंपल यादव, लेकिन उस समय महिला आरक्षण बिल जब संसद में पेश हो रहा था तो मुलायम सिंह लगातार विरोध कर रहे थे और समाजवादी पार्टी पूरा विरोध कर रही थी। और क्या होता है उसके बाद, लेकिन इस बिल जैसे ये पेश होता है उस समय क्या होता है कि संसद की स्पीकर की कुर्सी तक वहां पर विरोधी सांसद जो थे वो पहुंचने की कोशिश करते हैं। उनका नाम था दारोगा प्रसाद सरोज। दारोगा प्रसाद सरोज समाजवादी पार्टी के सांसद थे और तब जब विरोध प्रदर्शन किया जाता था तो जहां स्पीकर बैठते थे उसके सामने वाले एरिया को वेल कहते हैं। अभी भी प्रदर्शन होते हैं। तब समाजवादी पार्टी और आरजेडी और सहित तमाम सांसद आगे जाने की कोशिश करते हैं, वेल में घुसने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी को उस समय लगता है कि अगर ये लोग वेल में चले गए, स्पीकर की कुर्सी के पास चले गए, कुछ हो हंगामा कर दिए तो ये बिल फिर से लटक जाएगा, ये बिल अभी पास हो सकता है। उसके बाद से ममता बनर्जी दौड़ के आगे गई और उस समय सबसे आगे दारोगा प्रसाद सरोज थे। उनका कॉलर पकड़ी और वेल के दूसरे तरफ ले आई। जब ये घटना हुई तो सारे सांसद हैरान थे कि ये नई घटना कहां से हो गई, ये नई लड़की कहां से आ गई। ममता बनर्जी तो थी, वो महिलाओं की समर्थक थी। वो ये चाह रही थी कि ये आरक्षण बिल पेश हो ताकि महिलाओं को और भी संसद भवन में आने का मौका मिले, लेकिन मुलायम सिंह यादव उस समय ये नहीं चाह रहे थे। इसी वजह से उन्होंने दारोगा प्रसाद सरोज का कॉलर पकड़ा और संसद में वेल से इधर से उधर ले गई। ये कहानी आज भी पढ़ी और बताई जाती है और लोग इससे सोचते हैं कि ममता बनर्जी उस समय कितनी उग्र
उग्र हुआ करती थी, आज भी ममता बनर्जी उतनी ही उग्र है। उम्र के एक बड़े पड़ाव पर हैं, लेकिन जब भी वो भाषण देती हैं या पैदल चलती हैं तो उनके पीछे एक सिस्टम है। लाखों लोग पीछे चलते हैं, हजारों लोग पीछे चलते हैं और लगातार वो लोगों को संबोधन करती हैं, बातचीत करती हैं, सीधे जनता से संवाद करती हैं, सुरक्षा घेरे के बावजूद लोगों से मिलती हैं और उनका स्टाइल, उनका जो तरीका है वो अन्य नेताओं से बहुत अलग है। अब चलते हैं कहानी नंबर 5 पे, ममता बनर्जी के 2 जन्मदिन पर। अब आप ये सोचते होंगे कि नेताओं के जन्मदिन पर सर्टिफिकेट पर कितनी कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन ममता बनर्जी ये बात खुलकर कहती हैं कि मेरा 2 जन्मदिन है, इसको अपनी उन्होंने किताब में भी लिखा है, लेकिन कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है। पीएम मोदी उन्हें खुद बधाई देते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है मैं बता रहा हूं। ममता बनर्जी का जो जन्म है वो 5 जनवरी 1955 को जो हुआ था वो एक नकली जन्मदिन है, लेकिन सर्टिफिकेट में यही दर्ज है। यह उनकी असल उम्र से भी 5 साल ज्यादा है। मतलब जो जन्मदिन अभी 55 का मनाया जाता है वो उनकी असल उम्र से 5 साल ज्यादा है। इसके हिसाब से ममता बनर्जी की जो जन्म है वो लगभग 1960 में हुआ था, 1960 में। लेकिन उनका जन्म जो है वो पहले दिखाया जाता है। किस कारण से दिखाया जाता है मैं बताता हूं। ममता बनर्जी अपनी किताब द अनक्रेडिबल मेमोरीज में लिखती हैं कि इसके पीछे का सच ये है, उनकी मां ने मुझे बताया कि स्कूल में फाइनल परीक्षा के दौरान मैं 15 साल की थी, 15 साल की नहीं थी। कम उम्र होने के चलते मैं परीक्षा में बैठने में अयोग्य करार दी जाती, इसलिए पिताजी ने जन्म की फर्जी तरीके से उम्र दर्ज कराकर समस्या का हल निकाल दिया। नतीजा हुआ कि मुझे नया जन्मदिन मिल गया और मुझे असली उम्र भी 5 साल बढ़ गई। उन्होंने बताया कि उनका असली जन्मदिन 5 अक्टूबर को है। यह उन्हें गायत्री देवी जो उनकी माँ थी उनसे उनकी पुरानी कुंडली जब मिली तो उनसे जानकारी मिली। उनकी माँ जो बताती हैं कि उनका जन्मदिन दुर्गा अष्टमी के दिन मनाती थी और जिस दिन ममता बनर्जी का जन्मदिन था उस दिन बहुत बारिश होती थी। ममता ने यह भी लिखा है कि 5 जनवरी को सभी उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता है क्योंकि असल में उनका जन्मदिन जो है वो 5 अक्टूबर को है, दुर्गा अष्टमी के दिन, और उस दिन खूब बारिश हो रही थी। तो ये ममता बनर्जी से रिलेटेड 5 कहानियां मैंने बताई, उनकी बायोग्राफी बताई। ये आपको कितना पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस तरह की कौन सी बायोग्राफी और आप जानना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।